जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आपको 17वें श्लोक में जो सर्वोत्तम राजयोग बताए गए थे उन्हें बताया था एवं उसमें कुछ जो उदाहरण दिए थे दो उसके बारे में बताया था। आज हम 17वें श्लोक को पूर्ण करते हैं एवं जो शेष उसमें 2-3 उदाहरण बचे थे उन्हें भी पूरा करते हैं। श्लोक था त्रिकोणाधिपयोर्मध्ये संबंधो येन केनचित् केंद्रनाथस्य बलिनः भवेद् यदि सुयोगकृत्। तो इस श्लोक में सर्वोत्तम राजयोग के बारे में बताया गया था। जो मैंने आपको बताया था कि राजयोग तो उसी प्रकार बनते हैं जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। केवल सर्वोत्तम राजयोग किस प्रकार बनते हैं कि कोई ग्रह जो केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी जो राजयोग बना रहे हैं उनमें से यदि कोई उच्च का स्थित हो तो वो सर्वश्रेष्ठ राजयोग, ग्रह मूल त्रिकोण का होकर स्थित हो तो अभी श्रेष्ठ राजयोग, लेकिन उच्च की अपेक्षा थोड़ा कम, और यदि स्वग्रही स्थित हो तो भी श्रेष्ठ राजयोग बनता है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा कुछ कम माना जाता है। तो इस प्रकार के सर्वोत्तम राजयोग बनते हैं। अब इसके बाद में इसमें 2 कुंडलियाँ दी थी। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी की और मोरारजी देसाई की, वो मैंने आपको आपके समक्ष रखी। पहले जो तीसरी कुंडली दी गई है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की, अब इसे हम समझते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न के स्वामी होते हैं गुरु। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि केंद्र त्रिकोणेश गुरु अन्य त्रिकोण में उच्चगत स्थित हैं। अब आप समझें कि लग्न को त्रिकोण भी कहते हैं एवं केंद्र भी कहते हैं। तो गुरु केंद्र के भी स्वामी हो गए और त्रिकोण के भी स्वामी हो गए, और स्थित कहाँ है? दूसरे त्रिकोण यानी पंचम स्थान में, जहाँ पर कर्क राशि पड़ी है उसमें कर्क में गुरु उच्च के होते हैं, तो उच्चगत होकर स्थित हैं। दूसरा योग बताया है इसमें कि त्रिकोण के स्वामी मंगल केंद्र में है। त्रिकोण के स्वामी आप देखें कि नवम भाव में वृश्चिक राशि पड़ी है और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल जाके चतुर्थ भाव यानी चतुर्थ केंद्र स्थान में स्थित हैं। पंचमेश लग्न में पंचम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आप देखेंगे लग्न में स्थित हैं। तो इन्होंने हमें पहले बताया भी था कि यदि केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी यदि लग्न से संबंध बना लेते हैं तो प्रबल राजयोग कारक हो जाते हैं। तीसरा आप देखें कि द्वितीय केंद्रेश यानी चतुर्थ के स्वामी एवं सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुध, और वो जाकर द्वितीय भाव में स्थित है जो समभाव माना गया है उसमें स्थित है। श्रेष्ठ राजयोग बनता है। श्रेष्ठ राजयोग कैसे बनता है? क्योंकि एक तो इसमें क्षेत्र संबंध किसने किया है? चंद्रमा ने और गुरु ने। लग्न के स्वामी गुरु ने एवं पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा दोनों आपस में क्षेत्र संबंध करके स्थित हैं। तो श्रेष्ठ संबंध बनाकर स्थित होने के कारण से श्रेष्ठ राजयोग है, और उसके अलावा त्रिकोण के स्वामी ने लग्न के स्वामी से संबंध बना लिया, इससे भी श्रेष्ठ राजयोग बनता है। लेकिन इन्हें उच्च पद की प्राप्ति नहीं हुई। उच्च पद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हमें पहले बताया जा चुका है। विशेष रूप से श्रेष्ठ पद को देने वाले नवम एवं दसम भाव के स्वामी हैं, और आप यहाँ पर देखें कि नवम भाव के स्वामी एवं दसम भाव के स्वामी ने किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं बनाया। इस कारण से इन्हें उच्च पद की प्राप्ति नहीं हुई, और अन्य राजयोग होने के कारण से इन्हें प्रसिद्धि मिली, धन मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति इन्हें हुई। अब अगले उदाहरण को समझें। इसमें इन्होंने बताया है कि ये किसी व्यापारी के पुत्र हैं जिनकी ये कुंडली है। इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, इनके पैतृक संपत्ति के आधार पर ही ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हम इस कुंडली को समझते हैं कि इस कुंडली में किस प्रकार के योग हैं। यह कुंडली भी मीन लग्न की है, और मीन लग्न के स्वामी होते हैं गुरु। अब आप देखें इसमें लग्न के स्वामी एवं दसम भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि स्थित कहाँ पे हैं? द्वितीय केंद्र स्थान यानी चतुर्थ स्थान में गुरु स्थित हैं। तो एक राजयोग बन गया। दूसरा योग देखें हम कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा एवं द्वितीय त्रिकोण नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगल। तो ये दोनों जाकर नवम भाव में स्थित हो गए। चंद्रमा एवं मंगल दोनों नवम भाव में यानी द्वितीय त्रिकोण स्थान में जाकर स्थित हो गए, तो एक राजयोग ये भी बन गया। अब यहाँ पर जो
संबंध बनाए हैं, दोनों त्रिकोण स्थान के स्वामी, ये भी बिल्कुल निर्बल संबंध बनाए हैं। सहावस्थान संबंध, दोनों एक जगह स्थित हैं और बताया भी गया है कि सबसे निर्बल संबंध सहावस्थान संबंध है। अब इन्होंने अपने जीवन में खुद उन्नति क्यों नहीं की? क्योंकि इनकी कुंडली में स्वयं कृत राजयोग नहीं है। कैसे? क्योंकि केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी आपस में कोई संबंध नहीं रखते। क्यों? क्योंकि देखेंगे चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी केंद्र में ही स्थित हैं, दशम एवं लग्न के स्वामी भी केंद्र में स्थित हैं, तो एक केंद्र में ही संबंध बना लिया इन्होंने। दोनों त्रिकोण स्थान के स्वामी त्रिकोण में स्थित हैं, एक केंद्र के स्वामी एवं त्रिकोण के स्वामी ने आपस में संबंध किसी भी प्रकार का कोई नहीं बनाया। इसके बाद में आप बुध को देखें, कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, तो हम चतुर्थ भाव से जमीन जायदाद आदि मकान आदि का सुख देखते हैं, और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं बुध। बुध जाकर सप्तम भाव में उच्च राशि में अपनी खुद की राशि में स्थित हैं, इस कारण से इन्हें जमीन जायदाद मकान आदि का सुख मिला। एवं पिता की संपत्ति कैसे मिली उसे भी समझें। कुछ लोग नवम भाव को पिता का भाव समझते हैं और कुछ दसम भाव को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, दोनों से नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि स्वग्रही होके नवम भाव में ही स्थित हैं, तो नवम भाव के आधार पर पिता की संपत्ति मिली। यथा जो दसम भाव से पिता के बारे में देखते हैं उसे भी आप समझें। लग्न के स्वामी एवं दसम भाव के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु अपने भाव पर चतुर्थ भाव में स्थित होकर संपूर्ण दृष्टि पिता के भाव पर दसम भाव पर रखे हैं। इस कारण से भी पिता आदि के द्वारा संपत्ति मकान आदि का सुख इन्हें प्राप्त हुआ। यदि जन्म कुंडली में राजयोग बन गया, राजयोग कारक कुंडली है, और यदि उनमें से कोई ग्रह नीच का हो जाए या अस्त हो जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। मतलब उस राजयोग का विशेष रूप से फल उस जातक को प्राप्त नहीं होता। इसी के लिए एक उदाहरण इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब आप इस उदाहरण को समझें। एक कन्या लग्न की कुंडली है। अब आप इसे समझें कि नवम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र जाकर लग्न में स्थित हो गए। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो नवम भाव के स्वामी शुक्र लग्न में नीच राशि में स्थित हो गए। अब दूसरे त्रिकोण को आप समझें। दूसरे त्रिकोण स्थान पंचम भाव के स्वामी हैं शनि, और शनि की दूसरी राशि पड़ी है षष्ठम भाव में। तो हमें इन्होंने पहले बताया जा चुका है हमें कि यदि त्रिकोण इसकी दूसरी राशि षष्ठम अष्टम एकादश में पड़ जाती है तो वह निर्बल हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि विशेष रूप से पापी हो गए, और पापी हो गए दूसरे त्रिकोण स्थान के स्वामी हो गए, चतुर्थ भाव केंद्र में स्थित हैं। अब इसके बाद में देखें आप, लग्न के स्वामी एवं दसम भाव के स्वामी होते हैं बुध, जो जाकर द्वितीय भाव में सूर्य के साथ में अस्त हो गए, यानी निर्बल हो गए। इसके बाद में त्रिकोण स्थान के स्वामी शुक्र नीच राशि में स्थित हैं। अब इन्होंने संबंध बनाया है, बुध ने एवं शुक्र ने संबंध तो बनाया है। बुध की राशि में शुक्र स्थित हैं, शुक्र की राशि में बुध स्थित हैं, श्रेष्ठ क्षेत्र संबंध बनाया है, लेकिन नीच एवं अस्तगत क्षेत्र संबंध बनाया है। बुध की राशि में शुक्र स्थित हो गए तो लेकिन नीच राशि में स्थित हो गए, और शुक्र की राशि में बुध स्थित हो गए लेकिन सूर्य के साथ में अस्त हो गए, तो नीच भंग राजयोग ये बन गया। अब दूसरी स्थिति भी आप देखें कि केंद्र के स्वामी होते हैं कौन? गुरु, और मैं बताया जा चुका है कि यदि सप्तम भाव के स्वामी गुरु हो जाते हैं तो केंद्राधिपत्य दोष तो गुरु को लगता ही है, लेकिन साथ में उन्हें मार्कत्व भी प्राप्त हो जाता है, और वो जाकर स्थित कहाँ पे हो गए? नवम भाव में, त्रिकोण में। मार्केश एवं केंद्राधिपत्य के दोष से युक्त होकर गुरु नवम भाव में स्थित हो गए, और संबंध भी बनाए हैं। तो चंद्रमा जो तृतीय भाव में स्थित हैं, जो कि नीच राशि में चंद्रमा स्थित हैं। वृश्चिक राशि में, वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीच माना जाता है, नीच के माना जाता है। तो गुरु संबंध भी बनाए तो नीच के चंद्रमा से। अर्थात चंद्रमा, इन्होंने बताया कि चंद्रमा क्षीण भी है। शनि भी जो चतुर्थ भाव में स्थित हैं वो भी ये बता रहे हैं कि नीच नवांश में स्थित हैं। केवल गुरु उच्च नवांश में स्थित हैं, तथापि सामान्य योगप्रद हैं। यहाँ पर स्पष्ट समझें आप कि केंद्र के स्वामी बुध एवं गुरु तथा त्रिकोण के स्वामी शनि एवं शुक्र में आपस में संबंध तो हैं,
लेकिन नीच एवं अस्त आदि के दोषों से युक्त हैं। इस कारण से जो राजयोग बना था वो योग भंग हो गया। इस कारण से जीवन में इनके में बड़ी समस्याएं आई एवं सदा ऋणी भी रहे। अतः जो राजयोग बताए गए हैं इन्हें बड़ी ही सावधानी से समझकर ही किसी भी फलादेश के निर्णय पर पहुंचना चाहिए। यदि उच्च आदि अवस्था में है तो ग्रह योग कारक है, शुभ फल देंगे। यदि नीच आदि अवस्था में राजयोग बना रहे हैं तो योग भंग होने के कारण से वो अशुभ फल की भी प्राप्ति कराएंगे। इससे आगे जो श्लोक दिया है इन्होंने कि योग कारक ग्रह की दशा का फल की प्राप्ति, मतलब योग कारक ग्रह किस प्रकार से अपनी दशा में जातक को फल प्रदान करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसे हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।